नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नाइट। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार पूरी तरह सतर्क है। प्रधानमंत्री ने हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। गैस तेल की आपूर्ति से लेकर वितरण व्यवस्था तक पर है खास नजर। तो इस उथल पुथल के बीच भारत ने संयम, रणनीति और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। क्या रही है भारत की कूटनीति और इस संकट से निपटने की रणनीति, इस पर हम विशेष चर्चा भी करेंगे और विशेष खबर भी आपको दिखाएंगे। उधर 5 राज्यों के चुनावी मैदान में सियासी तापमान तेज है। पश्चिम बंगाल में पोस्टर वॉर और आरोप प्रत्यारोप तेज हुए हैं, तो दूसरी तरफ नेताओं के दावे भी देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब खबरों के साथ हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। पर हाई लेवल बैठक, गैस, तेल और ऊर्जा की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा। देश में बिना किसी बाधा के आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर। सरकार ने गैस वितरण को सुव्यवस्थित करने और आपूर्ति दबाव को कम करने के लिए तेज किए कदम। शहर गैस वितरण यानी सीजीडी के सभी आवेदन केवल 10 दिनों में निपटाने के निर्देश। एलपीजी लेकर अमेरिका से मंगलुरु पोर्ट पहुंचा जहाज पाइक्सिस पायनियर। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज, सभी दल प्रचार में जुटे। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही दीदी के कार्यकर्ताओं की दादागिरी, बीजेपी के फाड़े पोस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हुई ऐतिहासिक उपलब्धि। देश में सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने का रचा कीर्तिमान। अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई लोगों ने दी बधाई। और ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान का पलटवार, कहा हमारे ऊर्जा ठिकानों को बनाया निशाना तो क्षेत्र के पावर सेंटर को कर देंगे तबाह। ईरान ने दोहराया, सिर्फ शत्रुओं के लिए बंद है हॉर्मुज। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो समीक्षा बैठक की है उसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में पश्चिम एशिया में उपजे हालात के बीच पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, ऊर्जा और उर्वरक क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में देश भर में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, स्थिर लॉजिस्टिक्स और कुशल वितरण पर जोर दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से भी कही जा सकती है कि ईंधन, ऊर्जा और उर्वरक क्षेत्रों में किस तरह से सप्लाई चेन जो है भारत के अंदर और जो वितरण है व्यवस्था वो निर्बाध बनी रहे, उसके लिए समीक्षा की है प्रधानमंत्री ने। पश्चिम एशिया में उपजे हालात के बीच पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, ऊर्जा और उर्वरक क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई इस बैठक में। तो लगातार रिव्यू मीटिंग्स प्रधानमंत्री स्वयं ले रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो सप्लाई है और ख़ासतौर पर जब हम बात एलपीजी और ऊर्जा के वितरण की करते हैं तो वो बरकरार रहे। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धड़कनों को तेज कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडराते खतरे ने दुनिया के कई देशों की चिंताएं बढ़ाई हैं, लेकिन इस उथल पुथल के बीच भारत ने संयम, रणनीति और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। कूटनीति, आत्मनिर्भरता
और मजबूत आपूर्ति प्रबंधन के सहारे भारत ने न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि संभावित संकट को अवसर में भी बदल दिया है। इस बीच तेल और एलपीजी जहाजों का भारत आना भी जारी है। एलपीजी लेकर अमेरिका से बेंगलुरु पोर्ट एक और जहाज पाइक्सिस पायनियर पहुंच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बार फिर अपनी दूरदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व का परिचय दिया है। जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिरता की चपेट में था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर खतरा मंडरा रहा था और दुनिया के कई देश ईंधन संकट से जूझ रहे थे, तब भारत ने न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत रखा, बल्कि इसे एक अवसर में बदल दिया। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत वाली नीति जहां चुनौतियों को अवसर में बदल रही है, वहीं सधी हुई विदेश नीति ने संकट में भी स्थिरता को बनाए रखा है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर तेल और एलपीजी की आपूर्ति चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की मजबूत रणनीति के चलते भारत के हर घर तक रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। संभावित ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार ने रिफाइनरियों को पूर्ण क्षमता से चलाने का निर्देश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू एलपीजी उत्पादन में 36 से 40% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये है उस रणनीतिक सोच का प्रमाण जो आयात पर अंधाधुंध निर्भरता को कम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट में भी भारत ने कूटनीति का कमाल दिखाया। ईरान सहित खाड़ी देशों के साथ बातचीत कर तेल और एलपीजी टैंकरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जहाजों का सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना आसान नहीं था, लेकिन भारत की सक्रिय राजनयिक पहल ने आपूर्ति को सामान्य बनाए रखा। साथ ही आयात स्रोतों में विविधता लाने का फैसला दूरगामी साबित हुआ। रूस से तेल आयात बढ़ाकर और अन्य वैकल्पिक देशों पर ध्यान केंद्रित कर भारत ने पश्चिम एशिया पर एक तरफा निर्भरता को काफी हद तक कम किया। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण का उपयोग और रियल टाइम निगरानी ने जमाखोरी को रोककर आम आदमी को राहत दी। बात सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं रही। खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की एक और उपलब्धि है। उर्वरक उत्पादन में 23% की वृद्धि, यूरिया उत्पादन को प्रतिदिन 54,500 से बढ़ाकर 67,000 मीट्रिक टन तक पहुंचाना और 178 लाख मीट्रिक टन का मजबूत बफर स्टॉक किसानों के लिए वरदान साबित हुआ। यूरिया और डीएपी का स्टॉक पर्याप्त से अधिक होने की पुष्टि ने किसानों के मन से चिंता दूर कर दी। पश्चिम एशिया के इस तनाव के बीच सशक्त भारत की ये तस्वीर कोई संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित रणनीति का नतीजा है। मोदी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निवेश बढ़ाकर भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को भी नियोजित किया है। भारत सरकार की ये बहुआयामी तैयारी न केवल संकट प्रबंधन की मिसाल है, बल्कि ये दर्शाती है कि जब इच्छा शक्ति मजबूत हो और योजना ठोस हो, तो कोई भी वैश्विक तूफान भारत को हिला नहीं सकता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार न सिर्फ आज की चुनौतियों से निपट रही है, बल्कि कल के लिए भी मजबूत नींव रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किस तरह से भारत इन चुनौतियों से निपट रहा है, क्या भारत की कूटनीति रही है और क्या इसकी रणनीति है, किस तरह से आत्मनिर्भर भारत जो है वो अब साफ तौर पर उसका लाभ देखने को मिल रहा है, यही आज हमारे विशेष का विषय है। इसी पर आज हमारी विशेष चर्चा होगी। हमारा विशेष है दुनिया में ऊर्जा संकट, भारत की मजबूत तैयारी। आज हमारा विशेष का विषय है दुनिया में ऊर्जा संकट, भारत की मजबूत तैयारी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अतुल अनेजा जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ ही साथ शिशिर सिन्हा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, बहुत स्वागत है आपका। अतुल जी, आपके साथ अगर हम शुरू करना चाहें तो जो भारत इस जो हॉर्मुज पर ये पूरा संकट बना हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, उसके साथ ही जिस संकट के दौर से दुनिया गुजर रही है, उस बीच में जो भारत की कूटनीतिक सक्रियता है, लगातार आप देख रहे हैं कि संवाद भारत ने लगातार बनाया हुआ है और कूटनीतिक तौर पर जो सक्रियता है, इसका आकलन कैसे आप करेंगे, कितना प्रभावी इसको मानते हैं आप?
देखिए निखिल जी, जहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो तो कई पहलू इसके हैं, और सबसे ज़रूरी मुझे लग रहा है कि जो कूटनीति की आपने बात की है। अब अगर हमने शिप्स निकालने शुरू किए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री ने बहुत शुरुआत में फरवरी 28 को ये घटनाक्रम शुरू हुआ है, और उसके कुछ ही दिन के बाद जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उनसे बातचीत हुई है, और कई बातचीतें हुई हैं हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी की, और अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। जी और एनर्जी सिक्योरिटी और हॉर्मुज का क्राइसिस हमारे लोगों की जो जो एक तरह से सिक्योरिटी है, ये दो विषय जो हैं वो बिल्कुल सामने आए, और मुझे लगता है कि उसका हमने नतीजा अब देखा है। सिर्फ 2 टैंकर की बात नहीं हो रही, लेकिन आगे का रास्ता भी साफ हो गया है कि हॉर्मुज से जो है वो हमारे जो शिप्स हैं वो आएंगे। दूसरी बात जो है, विकल्प ढूंढे गए हैं। जैसे रूस की आपने बात की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक देश है जिसके पास सरप्लस भी है, और जिसका जो रूट है, जो ट्रांसपोर्टेशन का रूट है ऑयल या गैस लाने के लिए, खास करके ऑयल, वो ये जो विवादित एरिया है हॉर्मुज को टच नहीं करता। वो रशिया फार ईस्ट व्लादिवोस्टॉक से उनके वो शिप्स चलते हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं, और चेन्नई वगैरह यहाँ पर तो खतरे की बात नहीं है। तो एक तो ऑल्टरनेटिव्स किए हैं, दूसरा जो हॉर्मुज से है उसमें मैक्सिमाइज किया गया, और तीसरी बात जो निखिल जी वो है डोमेस्टिक, जिसकी आपने बात की थी कि इसको पूरे एफिशिएंसी से हम कैसे करें, जो हमारी जो डोमेस्टिक आउटपुट है उसको कैसे बढ़ाया जाए। और जब इन दोनों बातों को हम जोड़ते हैं, कूटनीति की बात करें, ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स की बात करें, और डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स, तो मुझे लगता है कि तैयारी तो पूरी तरह से एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर है। जी 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 शिशिर जी, इसी बात को अगर जो आखिरी बात अभी अतुल जी ने कही है उसको आगे बढ़ाना चाहे आपके जरिए कि रिफाइनरीज को पूर्ण क्षमता के साथ चढ़ाना, एलपीजी का जो वितरण है उसको जो क्राइसिस है उसको मैनेज करना, और देखना जिस तरह से देखा गया कि शुरू में इतनी ज़्यादा पैनिक बुकिंग हुई, उसके बावजूद जो उसकी आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने के लिए सारे उपाय अपनाना, कैसे इसको देखते हैं कि ये आर्थिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण रहा है देश में? देखिए, सरकार ने हमेशा से माना है कि हमारे लिए एलपीजी की स्थिति एक चिंताजनक स्थिति, इसमें कहीं पे भी कोई जो है वो भ्रम की स्थिति नहीं बनाए रखी है। हम ये सभी जानते हैं कि 60% हमारी जो एलपीजी की रिक्वायरमेंट है वो आयात से है, और बाकी 60% में भी जो 90% है वो हॉर्मुज के रास्ते से आता है। तो इसीलिए हमारे लिए एक परेशानी जो है वो ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही है। अब इसका विकल्प क्या है, भी चर्चा की। नेजा साहब ने बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, वैकल्पिक उपायों की बात की। मुझे लगता है कि इस समय में 2 बड़े महत्वपूर्ण बातें जो की जा रही हैं, एक तो यह है कि पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वहां पर स्थिति थोड़ी बेहतर है, तो उस इस्तेमाल किस तरीके से ज्यादा लोगों के बीच लाया जाए। अब देखिए, यहाँ पर एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि रातों रात पाइप गैस का वितरण जो है वो बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है। उसका भी उपाय किया गया कि जो आपको मंजूरी मिलती है पाइप बिछाने के लिए, या जो आवश्यक मंजूरी होती है उसके लिए समय सीमा जो है वो कम की गई। तो एक कहते ना कि एक रणनीति बनाई गई है, और रणनीति ऐसी नहीं है कि रातों रात या फौरी तौर पर या अचानक से किसी समस्या से निपटी जाए, उसका एक चरणबद्ध तरीके से है। जब इस अंतर को पाटने में एलपीजी के उत्पादन बढ़ाने की बात की गई, जैसा कि आपके ग्राफिक में भी बताया गया है कि लगभग 40% जो है वो एलपीजी का उत्पादन जो है वो हमारे जो कच्चे तेल से उत्पादन होता है वो बढ़ा है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम ये जो अफवाहें फैलती हैं उसको हम कैसे नियंत्रण में रखें, क्योंकि देखिए, आपके घर में एक सिलेंडर है, एक दूसरा सिलेंडर भी आपको दिया गया है, लेकिन आप एक और सिलेंडर जमा करके रखना चाहते हैं क्योंकि बाजार में अफवाहों का की जो है वो बात काफी चल रही है। वो उसके ऊपर अगर नियंत्रण किया जाए, जिसमें काफी हद तक कामयाबी मिली है, तो उसका हमें फायदा दिख रहा है। जो सरकार के बयान में आया कि पैनिक बुकिंग कम हुई है, तो एक तरफ आप पाइप नेचुरल गैस को बढ़ावा दे रहे हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, और तीसरी तरफ जो आपका अफवाह है उसको कैसे नियंत्रण में कर रहे हैं। तो ये तीनों की जो मिली जुली रणनीति है उसका हमें फायदा जो है वो काफी हद तक देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें मैं किसानों के लिए भी देख रहे होंगे, हमारे स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी चल रहा है कि किसानों की टेंशन दूर करने के लिए शिशिर जी उर्वरकों का उत्पादन भी बढ़ाया गया है। इसको कितना जरूरी मानते हैं आप, कैसे देख रहे हैं इसको?
देखिए, एक इस समय एक हमारे लिए एक कहते हैं ना कि एक राहत की खबर ये है कि अभी बुआई में थोड़ा समय है, हमारे पास लगभग 3 महीने का वक्त है। तो इस 3 महीने के वक्त में हम क्या क्या इंतजाम कर सकते हैं? जब खरीफ की बुआई होगी, उसके उस समय में जो आपको खाद की जरूरत होगी, और बुआई के कुछ समय के बाद आपको, ऐसा नहीं है कि जब आप बुआई करने जा रहे हैं उसी समय आपको पूरी की पूरी जरूरत हो। तो वहां पर जो 2-3 महीने का हमें समय मिला है, और जो बफर स्टॉक है लगभग 170 172 लाख मीट्रिक टन की बात है, उसके अलावा यूरिया का उत्पादन किस तरीके से बढ़ाया जाए, और वैकल्पिक स्रोतों के जरिए यूरिया या दूसरे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, दूसरे जो हमारे सब्सटेंस हैं, उनको लाने की उपाय की जाए। तो हमें हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी एक राहत जो है, ये जो प्रकृति ने है, वो हमें दे रखी है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। अतुल जी, रूस से तेल आयात को बढ़ाना और वैकल्पिक जो स्रोत है उसकी रणनीति, क्या ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को दीर्घकालिक तौर पर आप समझते हैं कि इससे मजबूती मिलेगी, इससे सुरक्षा मिलेगी? कैसे कैसे आकलन करेंगे इसका? बिल्कुल, इससे ज़रूर मजबूती मिलेगी हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है। लेकिन मुझे लगता है कि रूस के साथ भी हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। देखिए, ये क्या कि आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, या अमेरिका से जब टैरिफ्स की हमारी बातचीत हो रही थी कि दबाव आ रहा था कि अब रूस से नहीं ले सकते, कम करिए। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हम इस बातों से दूर हटें और एक ठोस नीति रूस की प्रति बनाएं, जिसमें परमानेंट सॉल्यूशन हो कि जो रूस है वो हमारा लॉन्ग टर्म सप्लायर रहेगा। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, कैसे करना है, वो एक टेक्निकल डिटेल्स आती है, लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन कि जो दबाव उसमें हमको नहीं आना। और रूस एक हमारा स्ट्रेटेजिक भरोसेमंद पार्टनर रहा है, कई डिकेड से पास्ट पार्टनर रहा है जी। तो हम इसको जो है स्टेबलाइज करेंगे। ये जो सप्लाई आ रही है रूस से हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा मुझे लगता है निखिल जी कि जैसे हमने कोविड में देखा था कि कोविड के बाद एक अपॉर्चुनिटी बना दी थी हमारे पास। तो पीपीटी किट्स पे नहीं थी जब कोविड आया था, लेकिन उसको एक नज़र में रखते हुए हमने अपने आप को मजबूत किया और हम एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन के आए। उसी तरह से मुझे लगता है कि इस दौर में भी ये जो संकट अभी आया है, इसमें हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रूप से सोचने की ज़रूरत है। एक तो है कि ये जो युद्ध हो रहा है, जो मूल कारण है एनर्जी इनसिक्योरिटी का, इसमें मुझे लगता है कि ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं से बात की है कि इसको किसी तरह से एक डिप्लोमेटिक हल इसका हो, एक पीसफुल सॉल्यूशन हो। मुझे लगता है इस पूरे जो इनिशिएटिव है इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, डाउनस्ट्रीम करने की ज़रूरत है। पहले भी का एक स्पेशल इनवॉइस जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन ये पीस अगर यहाँ पर आता है तो वो एक दूसरा एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आएगा। और फाइनली निखिल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत दूर की भी बात है कि एक बार शांति वहाँ एस्टेब्लिश होती है तो क्या हम सोच सकते हैं एक पाइपलाइन की, जो या दो रूट्स हो सकते हैं। एक तो रूस की तरफ से, रूस, चीन, म्यांमार, और फिर इधर एक पॉसिबिलिटी सोचने की बात है जी। दूसरी, अगर ईरान के साथ स्थिति ठीक बैठती है तो ईरान ओमान डीप सी पाइपलाइन जो महाराष्ट्र में आए, क्या हम उसकी बात सोच सकते हैं? मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक तरीके से भी हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन एक चाहिए, ये ऊर्जा ये जो इनसिक्योरिटी आई है इसको दूर करने के लिए। जी, अच्छा, एक चीज़ का मैं चाहूँगा कि बहुत शॉर्ट में या वन लाइनर अगर जवाब दे सके तो बहुत अच्छा है अतुल जी, कि ये जो पूरा संकट रहा है भारत को, इसने एक भरोसेमंद और संतुलित वैश्विक प्लेयर के तौर पर उसकी स्थिति और मजबूत की। आप ऐसा समझते हैं? मुझे लगता है निखिल जी, हम लीवरेज कर सकते हैं क्योंकि हमारे संबंध सब देशों के साथ जो विवाद देश हैं इस वक्त, इजराइल हो, ईरान हो, और खाड़ी के देश हो, अमेरिका हो और रूस हो, हमारे रिश्ते जो सबके साथ सही है। इसलिए डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की बहुत बड़ी गुंजाइश है और भारत ये रोल प्ले कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अतुल जी आपका, और शिशिर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए, और बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अंड संड हटा,
दिल से खिला। सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग अब परमाणु युद्ध की चौखट तक पहुंचती हुई दिख रही है। जी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे ईरान ने इजराइल के प्रमुख परमाणु केंद्र डिमोना को भी निशाना बनाया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह युद्ध अब परमाणु वॉर की आहट है? इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। दुनिया इस समय उन निर्णायक 48 घंटों से गुजर रही है जो तय करेंगे कि पश्चिम एशिया का महायुद्ध किस ओर जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए इतना ही समय दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर इस समय सीमा के पूरा होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों को बर्बाद कर दिया जाएगा। ईरान की तरफ से इस चेतावनी का जवाब जल्दी ही आ गया, वो भी जवाबी धमकी के रूप में। ईरानी सेना ने कहा कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया गया तो क्षेत्र में अमेरिका इजराइल से जुड़े सभी ऊर्जा ठिकानों पर हमले होंगे। ईरान ने IT ढांचों, यहाँ तक कि जलशोधक संयंत्रों को भी निशाना बनाने की धमकी दे डाली। अमेरिकी धमकी और ईरान की जवाबी धमकी ने पहले ही संघर्ष की आग में झुलस रहे पश्चिम एशिया के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। दरअसल हॉर्मुज विश्व को तेल और गैस आपूर्ति का प्रमुख समुद्री मार्ग है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ने के बाद हॉर्मुज फिलहाल बंद है। कई मालवाहक जहाजों और तेल टैंकरों पर हमले के बाद हजारों जहाज हॉर्मुज की तरफ जाने से बच रहे हैं और फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। उधर ईरान ने एक बार फिर दोहराया है कि हॉर्मुज केवल उसके शत्रुओं के लिए बंद है। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन में ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और नाविकों की रक्षा के लिए ईरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। वो जहाज जो ईरान के शत्रुओं से संबंधित नहीं हैं, ईरान के साथ सुरक्षा व्यवस्था का समन्वय करके हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। ध्यान रहे कि 22 देशों ने ईरान से हॉर्मुज खोलने का आग्रह किया है। इन देशों ने हॉर्मुज में जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई खाड़ी देश शामिल है। ब्रिटेन ने तो अरब सागर में हॉर्मुज के पास टॉमहॉक मिसाइलों से लैस अपनी पनडुब्बी भी तैनात कर दी है। इस बीच 3 सप्ताह बीतने के बाद भी युद्ध की आग ठंडी पड़ती दिखाई नहीं दे रही है। इजराइल ने तेहरान स्थित ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में IRGC और सरकार से जुड़े ठिकानों पर जोरदार हमला बोला। उधर ईरान ने शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। डिनोमा और अरद शहरों पर इन हमलों में लगभग 200 लोग घायल हो गए
जिनमें कई की हालत गंभीर है। रविवार को ईरान ने तेल अवीव और दक्षिण इजराइल में मिसाइल दागे। मिसाइल में लगे क्लस्टर बमों से कई लोग घायल हुए। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब पर भी मिसाइल और ड्रोन हमलों का प्रयास किया, लेकिन उनमें से अधिकतर को नाकाम बना दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हरमुज को लेकर ईरान के बयान के बाद सवाल उठता है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या, और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है, क्योंकि हरमुज से जो पैसेज है उसको लेकर के लगातार बात हो रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जहाज़ों की सुरक्षा तय करता है, समुद्री ट्रैफिक के ये नियम बनाता है, नेविगेशन के नियम और प्रदूषण नियंत्रण पर जो आईएमओ है वो फोकस करता है। समुद्र में प्रदूषण रोकना भी इसका एक जिम्मेदारी है। लेकिन ट्रांजिट पैसेज का मुख्य नियम संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि में दिया गया है कि ये जो इसका जो वो है वो आईएमओ नहीं बनाता। ट्रांजिट पैसेज का नियम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन नहीं बनाता। ट्रांजिट पैसेज अंतर्राष्ट्रीय जल डमरू मध्य में लागू होता है, नहीं कि इस तरह के जो स्ट्रेट्स हैं, जैसे ये हम हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, वो ट्रांजिट पैसेज अंतर्राष्ट्रीय जल डमरू मध्य में लागू होते हैं। तो ट्रांजिट पैसेज का अधिकार सभी जहाज़ों और विमानों को बिना रुकावट के आवाजाही का अधिकार देता है, और ये सबसे बड़ी बात है कि इस बात को अभी समझने की जरूरत है। हॉर्मुज स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय जल डमरू मध्य मार्ग है, जिसको हम बार बार बताते रहे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको कहा जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर सभी का समान अधिकार है, ये बात बार बार कही जा रही है कि वहां से जो आईएमओ के तहत कोई भी जो इसके नियम है उसके तहत जो जहाज है उनकी आवाजाही होनी चाहिए बिना रुके, बिना किसी नियंत्रण के। सभी जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरने का अधिकार है, और इसमें किसी भी तरह का किसी के साथ में किसी को रोका नहीं जा सकता है। वो भले ही ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल में आता हो, उसके बावजूद सभी जो विमान हैं उनको निकलने का, जहाज़ों को उनको अधिकार है। तो सभी जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरने का अधिकार है, और इसके साथ ही साथ ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या ईरान हॉर्मुज को बंद कर सकता है, क्योंकि वो उसके जल क्षेत्र में आता है। तो ईरान युद्ध का हवाला देकर बंद कर सकता है। एक राय ये भी है इसको लेकर के, और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है कि अगर वो ये कहता है कि हमारी सुरक्षा इससे प्रभावित हो रही है तो वो उसको बंद करने का अधिकार भी रखता है। तो यहां पर आप इस बात को समझिए कि जो आईएमओ के कानून है वो कहते हैं कि किसी स्टेट को वैसे तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन जब उससे जुड़ी हुई सुरक्षा, क्योंकि वो उसी के दायरे में आता है, तो ईरान अगर ये कहता है कि हमारी सुरक्षा इससे प्रभावित हो रही है तो वो उसको बंद कर सकता है, सुरक्षा कारणों से आवाजाही सीमित कर सकता है ईरान। लेकिन जब तटीय देश स्वयं ही संघर्ष का हिस्सा हो जाए, जैसे ये जो स्थिति है इसमें ईरान और ओमान एक तरह से दोनों ही इस संघर्ष का हिस्सा है, और ईरान की स्थिति में तो वह सुरक्षा और सैन्य कारणों का हवाला दे करके आवाजाही को सीमित कर सकता है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात सामने आई है। तो इसलिए ये जब बार बार, जैसे अभी आपने कल देखा होगा कि दुनिया भर के 22 देशों ने इस बात की गुजारिश भी की है, अपील भी की है कि वहां से कम जो जहाज हैं उनको आने जाने दिया जाए, लेकिन ईरान ने फिर इस बात का ऐलान किया है कि जो दोस्त देश हैं उनके विमान तो, उनके जहाज तो आएंगे जाएंगे, लेकिन बाकियों को सबको वो पैसेज नहीं देगा। तो यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें
pgportal.gov.in। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। तो बात 5 राज्यों के जनादेश की। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे जुड़ी हुई खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में आरोप प्रत्यारोप और पोस्टर वॉर ने माहौल को और गर्मा दिया है। तो असम और केरल में भी जीत के दावे प्रतिदावे तेज हो गए हैं। पुडुचेरी में उम्मीदवारों की घोषणाओं के साथ चुनावी शतरंज पिच चुकी है। कुल मिलाकर चुनावी मैदान सज चुका है और सियासी संग्राम अब निर्णायक दौर की ओर बढ़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो चुका है और विभिन्न दल प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है और राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कोलकाता शहर के भवानीपुर इलाके में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के चुनावी पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया है। ये इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। एक सीसीटीवी फुटेज में तृणमूल काउंसलर असीम बसु भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाते नजर आए। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यहां तोड़फोड़ भी की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस क्षेत्र में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के उम्मीदवार बनने के बाद से ये हॉट सीट बन गई है। वहीं दूसरी तस्वीर बरानगर के गोपाल लाल ठाकुर रोड की है। बीजेपी का आरोप है कि पार्टी के उम्मीदवार सजल घोष के समर्थन में पोस्टर और फेस्टून लगाने के दौरान बिना किसी उकसावे के तृणमूल उम्मीदवार सायंतिका बंदोपाध्याय के समर्थक बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर टूट पड़े। उन्हें बाहरी कहकर तंज कसा गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट सोमवार को जारी की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। हालांकि एसआईआर को लेकर टीएमसी का दर्द कम नहीं हो रहा है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने चुनाव आयोग पर वोट डालने का मौलिक अधिकार छीनने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी फर्जी वोट हटा दिए जाने से परेशान हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ईद के मंच को वोट के लिए इस्तेमाल करने पर ममता बनर्जी से खफा नजर आए। इलेक्शन कमीशन इज एक्टिंग वेरी व्हिम्सिकली। चुनाव आयोग वोट डालने का मौलिक अधिकार छीन रहा है। चुनाव आयोग संविधान के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है और अप्रत्यक्ष आपातकाल लगा रहा है। चुनाव आयोग पर आरोप है कि वह चुनी हुई सरकार के कामों में मनमाने और गलत तरीके से दखल दे रहा है। कंप्लीटली अनफेयर, फंडामेंटली दे आर रॉन्ग। ममता बनर्जी जानती है वहाँ से लगभग 45,000 फॉल्स वोट माइनस हो गया है। उनको डर है, जो उनको लीड मिलता था वो उसी वोट का छप्पा वोट मार के मिलता था। अब संभव नहीं है, इसलिए डर रहे हैं। और खुद मुखिया ही हार जाए तो सरकार क्या बनेगा। इसलिए हर प्रकार छल बल आक्रमण भय का वातावरण बनने का प्रयास हो रही है। ईद की पर्व में मुसलमान समाज मुख्य मुद्दे के नाते उनको जरूर दावत दिए थे और इस मंच को बेजा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए कोई शिकायत दर्ज कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने 160 सीट जीतने का दावा किया है। 160 सीट तक जीतने का हमारा पोटेंशियल है, लेकिन कितना में जीतेगा नहीं जीतेगा ये जो चुनाव कैंपेन शुरू होगा, कल तो नामांकन है, 26 से मेरा रिलीज वगैरह स्टार्ट होगा, तब मुझे अंदाज लगेगा।
पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 10वें उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। कराईकल साउथ से एम अरुल मुरुगन को टिकट दिया गया है। इससे पहले भाजपा ने पहली सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। वहीं AIADMK ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने उपलैनपेट विधानसभा सीट से पूर्व विधायक A अनबझगन को और उरुलायनपेट विधानसभा सीट से A गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। केरल में भी विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। भाजपा के निमोम से पार्टी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य की सत्ता में बदलाव आने जा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने UDF की जीत का दावा किया। You can see the very sharp. आप देख सकते हैं कि हमारे गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा कैसे हुआ। पार्टी के अंदर और NDA दलों के साथ सब पारदर्शी तरीके से किया गया है। कांग्रेस और CPM में जो कंफ्यूजन और अफरा तफरी हम देख रहे हैं, उसके बीच बहुत बड़ा फर्क है। इससे केरलम के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे इरादे क्या हैं। हम मिलकर अपने राज्य में कैसे बदलाव लाने जा रहे हैं। यही हर NDA कार्यकर्ता का इरादा, इच्छा और लक्ष्य है। April 9th is the election date. हमें पूरा भरोसा है। 9 अप्रैल चुनाव की तारीख है। निश्चित रूप से UDF भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रहा है। हम 100 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। केरल बदलाव के लिए तैयार है। केरल की जनता पूरी तरह से बदलाव चाहती है। ये बदलाव चुनाव नतीजों में भी दिखेगा। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 4 मई को आएंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता और सचिन मिश्रा की रिपोर्ट, TD न्यूज। तो थी बात 5 राज्यों के चुनावों की और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में DD न्यूज के विशेष कार्यक्रम DD डायलॉग का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी हिस्सा लिया। आज रात 9 बजे से DD न्यूज पर इस खास चर्चा को देखा जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आगामी चुनाव केरलम के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाले चुनाव साबित होंगे। हालत केरलम का यही है जो इंडिया 2014 में हम भुगत रहे थे, और इसीलिए यहाँ के लोग, मलयाली जनता
का भी आग्रह है कि एक चेंज आए, एक विकास का पॉलिटिक्स यहाँ पर आए। और जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो उन्होंने किया है पिछले 12 साल, यहाँ पर भी ऐसा ही विकास और यहाँ पे ऐसे ही उन्नति यहाँ पर हो, लोग मांग रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आएगा और मैं खुले रूप से कहता हूँ कि ये इलेक्शन केरल के हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज लाने वाला इलेक्शन होगा। और इस विशेष कार्यक्रम डीडी डायलॉग में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल हुए। इस दौरान उनसे जब ये सवाल किया गया कि उन पर ये आरोप लगते आए हैं कि वो सरकार की नीतियों पर नरम रुख रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब भी सरकार कुछ अच्छा काम करती है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 9:30 बजे से डीडी न्यूज पर। काफी समय से एक धारणा सी रही है कि आप प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, बीजेपी या एनडीए को लेकर, उनकी नीतियां केंद्र सरकार में जो हैं उनको लेकर कुछ सॉफ्ट रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी मजाक करते हैं कि आप कांग्रेस में बीजेपी के धुरंधर हैं। देखिए, मैं इतना सॉफ्ट रहा तो मेरे खिलाफ 11 केस क्यों हैं भाजपा की तरफ से? देखिए, राजनीति ऐसा होता है कि जो भी आप कहेंगे उसका मतलब समझने के अलावा लोग दूसरे राजनीतिक मतलब ढूंढते हैं, खोजते हैं। मैं जिस विषय पे बोला हूं, आपको पता है कि ये विदेश कार्य मामले में मैं कुछ विषय पे मेरी राय जो कहा वो सरकार पे एक समर्थन देने वाली राय थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जब सरकार कुछ चीजें ठीक तरह करते हैं विदेशी मामलों में, ये तो भारत के हित में होते हैं। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में आए एक नए तरह के संकट की। जी, फ्रीबी की राजनीति, चुनावी वादों की बारिश और फिर खाली होता खजाना। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। वेतन स्थगन से लेकर विकास निधि में कटौती तक सरकार को असाधारण कदम उठाने पड़ रहे हैं। बढ़ता कर्ज और सिमटता विकास, क्या मुफ्त की राजनीति राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। शॉर्टकट से सत्ता का रास्ता भले आसान लगे, लेकिन अर्थव्यवस्था के तारों में यही शॉर्टकट शॉर्ट सर्किट बन जाता है। चुनावी मंचों से बांटे गए मुफ्त के सपने जब हकीकत की जमीन पर उतरते हैं तो खजाने की सांसें फूलने लगती हैं और सरकारों के हाथ कांपने लगते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज यही तस्वीर उभर रही है। आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और सरकार को खर्च रोकने के लिए असाधारण कदम उठाने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना 50% वेतन स्थगित करने की घोषणा की है। मंत्रियों का 30%, विधायकों का 20% वेतन रोका जाएगा। IAS, IPS और IFS जैसे शीर्ष अधिकारियों तक के वेतन में कटौती। मुख्य सचिव से लेकर विभागाध्यक्ष तक अगले 6 महीने तक पूरा वेतन नहीं पाएंगे। पुलिस और वन विभाग के उच्च अधिकारियों पर भी वही असर। हालात इतने गंभीर हैं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि तक आधी कर दी गई है। 2 करोड़ 20 लाख से घटाकर 1 करोड़ 10 लाख। यही नहीं, सबसे निचले पायदान पर मौजूद ग्रुप डी कर्मचारियों को भी इस अवधि में वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। ये वही हिमाचल है जहां चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं की बारिश की गई, जहां हर वर्ग को आर्थिक सहायता के वादे किए गए और अब उन्हीं वादों का बोझ खजाने पर पहाड़ बनकर टूट रहा है। राज्य का कुल बजट 3500 करोड़ रुपए घटाकर 54,900 करोड़ रुपए का करना पड़ा। सूबे की कुल आय 40,361 करोड़ रुपए है, जबकि खर्च 46,938 करोड़ रुपए और घाटा 6,577 करोड़ रुपए। यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया और नतीजा कर्ज का पहाड़। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि किसी राजनीतिक लाभ के लिए बजट पेश नहीं किया गया है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। सरकार की सोच ने बदलाव किया, उनकी भावनाओं को समझा, और जब सरकार जनता की भावनाओं को समझकर, किसान की भावनाओं को समझकर, महिलाओं के सम्मान की भावनाओं को समझकर, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान को समझकर, मजदूर की आवाज को सुनकर योजनाएं बनाती है, उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है एक तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है।
सैलरी का डेफर करना अपने आप में इंडिकेटिव वही करता है कि प्रदेश की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मुख्यमंत्री के हाथ खड़े हो गए। हिमाचल प्रदेश पर कर्ज अब 1 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। 2022-23 में 86,589 करोड़ और अब ये बढ़कर 1,04,729 करोड़ रुपए हो गया है। यानी महज 3 साल में ही 29,000 करोड़ रुपए ज्यादा का नया कर्ज। परेशान करने वाली बात यह भी है कि आर्थिक बदहाली की वजह से विकास पर खर्च लगातार घट रहा है। 2023-24 में 29%, 2024-25 में 28%, चालू वित्त वर्ष में सिर्फ 24% और अब महज 20%। यानी विकास सिमट रहा है और मुफ्त योजनाओं का दायरा बढ़ रहा है। इसी बजट में बीपीएल परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 1500 रुपए मासिक पेंशन और प्यारी बहना योजना के तहत 1500 रुपए की आर्थिक मदद। खजाना खाली, कर्ज बढ़ता हुआ और फिर भी मुफ्त योजनाओं का विस्तार। चुनाव जीतने के लिए मुफ्त के वादों की झड़ी लगा दी जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी राहुल गांधी ने खाते में खटाखट पैसे भेजने का वादा किया। चुनाव जीतने के लिए तब राहुल गांधी ने क्या कहा था, जरा गौर से सुनिए। जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8,500। वोट की राजनीति में नगद सहायता की घोषणाएं की गई, लेकिन आज हिमाचल की स्थिति इन वादों की कीमत बता रही है। क्या मुफ्त योजनाओं की राजनीति भविष्य गिरवी रखकर वर्तमान खरीदने की कोशिश नहीं? और क्या हिमाचल की ये तस्वीर एक चेतावनी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हां, बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कुल सेवा अवधि अब सबसे लंबी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हुआ है ये बड़ा रिकॉर्ड। सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बनने का उन्होंने कीर्तिमान बनाया है। सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बनने का कीर्तिमान, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और अब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। पीएम मोदी ने 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और अब
प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र प्रथम के शपथ को पूरा कर रहे हैं। और इससे पहले यह रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम था और पवन कुमार चामलिंग ने 8,930 दिनों तक किसी सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तोड़ दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम के समर्पित नेतृत्व की तारीफ की है। उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने बधाई दी है प्रधानमंत्री को इस उपलब्धि के लिए। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी बॉम्बे में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 डीप टेक प्री समिट के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का इनोवेशन इकोसिस्टम राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक छात्र नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की अगुवाई में देश की डीप टेक क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। जून में फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के इतर आयोजित कार्यक्रम में भारत अपनी तकनीकी ताकत दुनिया के सामने रखेगा, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में फ्रांस की राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में जून में एक प्रकार से भारत इनोवेट्स ग्लोबल लॉन्चिंग होने वाला है। उसकी तैयारी में पिछले साल जुलाई से जो प्रक्रिया चल रही है, 3,000 स्टार्टअप्स को, इनोवेशंस को इकट्ठा करके आज पिछले बीते काल और आज 2 दिन में 138 इनोवेशंस को, डीप टेक्नोलॉजी को यहां प्रदर्शित किया गया। और बिहार दिवस के मौके पर आयोजित समृद्ध बिहार कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि पीएम मोदी के 2047 विकसित भारत के संकल्प के साथ वे खड़े हुए हैं, क्योंकि जब भारत विकसित होगा तो बिहार विकसित होगा। राज्य का हर जिला, हर कस्बा विकसित होकर रहेगा। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर एक साथ आना होगा। आज जब मेरे प्रधानमंत्री 2047 तक जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक मेरा देश एक विकसित भारत बने। जब इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं तो भारत विकसित तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, जब बिहार का हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, जब बिहार का हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक घर, हर एक परिवार विकसित बनेगा। तो न्यूज नाइट के अंत में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ आपको छोड़े जाएंगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार को चिंता में डाल दिया है। तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव के बीच कई देश परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत ने मजबूत तैयारी, ऊर्जा सुरक्षा और सक्रिय कूटनीति के जरिए हालात को संभालने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि इस वैश्विक संकट के बीच भारत ने किस तरह अपनी ऊर्जा और सप्लाई व्यवस्था को स्थिर बनाए रखा है। आप देखिए इस विशेष रिपोर्ट को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने इस समय पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार को चिंता में डाल दिया है। तेल, गैस और जरूरी सामान लेकर चलने वाले जहाजों के सामने सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई हैं और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। ऐसे समय में दुनिया के कई देश सप्लाई चेन को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत ने इस संकट को संभालने के लिए तेजी से और दूरदर्शिता के साथ कदम उठाए हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत सक्रिय है और लगातार पश्चिम एशिया के देशों से संपर्क बनाए हुए है ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और वैश्विक सप्लाई चेन सुरक्षित रहे। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि इस सफलता के पीछे भारत का क्या प्लान रहा है। कैसे भारत ने संकट के इस समय में भारत की स्थिति को मजबूत रखा? क्या प्रभावशाली कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं? तो आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि इस वैश्विक संकट के बीच भारत ने किस तरह मजबूती तैयार की और तेज फैसलों के जरिए देश की ऊर्जा और आर्थिक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखा। सबसे पहले बात करते हैं समुद्री आपूर्ति और ऊर्जा लॉजिस्टिक्स की।
ऊर्जा सप्लाई को मजबूत करने के लिए कई बड़े जहाज भारत पहुंच चुके हैं। अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर आया विशाल जहाज पिक्सिस पायनियर आज यानी 22 मार्च को कर्नाटक के न्यू मंगलोर बंदरगाह पर पहुंचा, जो 16,714 टन गैस लेकर आया है। इससे घरेलू रसोई गैस वितरण को बड़ी मजबूती मिलेगी। इसी तरह लगभग 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आए दोनों जहाज शिवालिक 16 मार्च और नंदा देवी 17 मार्च को भारत के बंदरगाहों तक पहुंच चुके हैं, जिससे ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति और ज्यादा मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और तमाम देशों से अच्छे रिश्तों और पीएम मोदी की वैश्विक नीतियों की बदौलत ही ये जहाज भारत तक आ पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक संकट में तमाम देशों के बड़े नेताओं से बात कर हालातों को लेकर चर्चा भी की है। 21 मार्च ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने फोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षित समुद्री मार्ग और वैश्विक सप्लाई चेन की सुरक्षा पर जोर दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी बातचीत कर ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की, जो दिखाता है कि भारत संकट के समय कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कच्चे तेल और रिफाइनरियों पर सरकार ने सुनिश्चित किया है कि देश की सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 मार्च तक घरेलू एलपीजी उत्पादन में संकट से पहले की तुलना में लगभग 40% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हाल के दिनों में 13,700 से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जबकि 7,300 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने एलपीजी से पीएनजी में स्विच किया है। इस अभियान में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल, महानगर गैस लिमिटेड यानी कि एमजीएल, गेल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां भी लोगों को नए पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही हैं। बीते कुछ दिनों में एलपीजी आपूर्ति और वितरण में सरकार के कदमों का असर ये हुआ है कि घबराहट में की जा रही बुकिंग में भी बड़ी गिरावट आई है। 13 मार्च को जहां 89 लाख सिलेंडर की बुकिंग हो रही थी, वहीं अब यह घटकर करीब 55 लाख रह गई है, जो बाजार में स्थिरता को दिखाता है और उसी का संकेत है। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए देश भर में बड़ी कार्रवाई भी शुरू की है। 21 मार्च तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित कई राज्यों में 3,500 से अधिक छापे मारे गए और करीब 1,400 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इससे पहले 20 मार्च को 4,500 से ज्यादा छापे और 19 मार्च को 6,000 से अधिक छापेमारी की गई है, जिसमें हजारों सिलेंडर जब्त किए गए हैं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय लगातार पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है और भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 28 फरवरी से अब तक लगभग 33 लाख यात्री भारत लौट चुके हैं। ईरान से 913 भारतीय नागरिकों को पड़ोसी देशों में सुरक्षित पहुंचाया गया, जबकि 284 भारतीय तीर्थयात्री सुरक्षित भारत लौट आए हैं। इसके अलावा फंसे हुए नाविकों को भी लगातार वापस लाया जा रहा है। अब तक 534 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। संकट के बीच निर्यातकों को राहत देने के लिए सरकार ने रिलीफ योजना के तहत 497 करोड़ रुपए का फंड तय किया है। इस योजना के तहत पहले से बीमा कवर लेने वाले निर्यातकों को 14 फरवरी से 15 मार्च 2026 के बीच भेजे गए माल पर 100% तक अतिरिक्त जोखिम सुरक्षा दी जा रही है, जबकि 16 मार्च से 15 जून 2026 तक होने वाले निर्यात पर 95% तक अतिरिक्त कवर मिलेगा। वहीं छोटे निर्यातकों के लिए सरकार ने बड़ी राहत देते हुए फ्रेट और बीमा लागत का 50% तक रिफंड यानी अधिकतम 50 लाख रुपए प्रति निर्यातक देने का प्रावधान किया है, ताकि संकट के बावजूद भारत का निर्यात प्रभावित न हो। कुल मिलाकर देखें तो वैश्विक संकट के बावजूद भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, गैस आपूर्ति, समुद्री लॉजिस्टिक्स और नागरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक मजबूत और संतुलित रणनीति अपनाई है और पूरी दुनिया को इस संदेश दिया है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर तैयारी मजबूत हो, फैसले तेज हो और रणनीति स्पष्ट हो, तो हर संकट का समाधान संभव है और भारत इसी दिशा में मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो नागरिक सुरक्षा के साथ साथ नागरिकों की अहम जरूरतों की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहा है। इसी के साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।